नमस्कार। ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुनने में बड़ा साधारण लगता है कि भाई क्या है, ठीक बात है, ऐसे ही जार्गन है, वर्ड प्ले है। ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक आने में न सिर्फ वक्त लगता है, बल्कि बहुत अनुभव होता है, बहुत परिश्रम होता है, खुद पे बहुत विश्वास होता है और आगे बढ़ने की ललक होती है। मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ऐसे ही एक शख्स से आज हम मुलाकात करेंगे जिनका सफ़र बड़ा ही रोचक है। ऑटो चलाने से लेके सैकड़ों करोड़ों की कंपनी तक, ओमान से शुरुआत करके हिंदुस्तान तक, हरदा जैसे एक छोटे से कस्बे में रहने वाले खालिद खान साहब आज लॉजिस्टिक्स में एक इतना बड़ा नाम है कि उनकी इंडस्ट्री में उन्हें टाइगर कहा जाता है। भाई क्या बात है, जब ऐसे शख्स हमारे साथ हो तो निश्चित तौर पे बातचीत करके न हमें कुछ जानकारी मिलेगी बल्कि आप और हम कुछ सीखेंगे ही। खालिद साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे मिलने के बाद और मुलाकात के बाद मैं और भी बहुत अच्छा हो गया हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है और मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसी शख्सियत के सामने मैं आज रूबरू हूँ। खालिद भाई, ये ज़रा नवाजी आपकी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुशनसीबी आपकी ही नहीं, मेरी भी है कि मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ। इसी बहाने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो है वो हमें मुलाकात का अवसर दे रहा है और आप जैसे लोगों से, वरना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये कहानियाँ पता चलनी चाहिए। एक्चुअली कैसे आप ऑटो चलाते थे और कहाँ पहुँच गए? क्या जिंदगी में ऑटो चलाने से शुरुआत कैसे हुई खालिद भाई, क्या हुआ था ये? एक्चुअली दास्तान थोड़ी सी लंबी है। अरे लंबी है, हमारे पास वक्त है, सुना। शुरुआत ज़िंदगी का सफ़र यहीं से हुआ था, इसलिए मैं इस जी टीवी के मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को कि शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई और किस वजह से इस जगह पे मैं पहुंचा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने वालिद का शुक्रगुजार हूं और जिन्होंने मुझे हर काम करने की इजाज़त दी और कभी रोका नहीं। कहा सबसे बड़ी बात है, रोका नहीं। तुम ये करना चाहते हो करो, जो करना चाहते हो करो, बशर्ते कि वो लीगल होना चाहिए जी। और आवाम के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी बात। ये दो चीज़ें उन्होंने मुझे, कानून की हद में होना चाहिए और लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए। आप कुछ भी करिए। एक वक्त हमारी फैमिली में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। उस दौरान मैं पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में था, बहुत छोटा था। तो अक्सर पापा को परेशान देखता था और मैं कहता था पापा आप परेशान क्यों हैं, प्रॉब्लम क्या है? तो कहते थे बेटा तू बहुत छोटा है, अभी क्या समझेगा इन चीज़ों को, और तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। मैंने कहा पापा मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता। तो बोले फिर क्या करना चाहता है? मैंने कहा मैं आपकी परेशानी दूर करना चाहता हूँ, बच्चा था, मदद करना चाहता हूँ। तो बोलते थे कैसे करेगा? तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी बहुत पहले से, और हरदा से अक्सर हम लोग भोपाल आया करते थे, और भोपाल जो कि कैपिटल है, और यहाँ पर हम लोग देखते थे कि तांगे और ऑटो रिक्शा चलते हैं जी। और हमारे यहाँ हरदा में हमेशा रिक्शा चलता था जो मैन पुलर होता था, जिसको जो साइकिल रिक्शा होता था, आदमी को आदमी खींचता था। तो वो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा लगता था कि यार ये गलत है जी। मतलब ये नाइंसाफ़ी है कि इंसान को ही खींच रहा है जी। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, तो मैंने पापा से कहा, मैंने कहा पापा हरदा में छोटी जगह है, हम लोग ऑटो रिक्शा डाल देते हैं और ये ऑटो रिक्शा चलाएंगे, कुछ पैसा आएगा अपने को। आपने जब सोचा उसके पहले कोई ऑटो रिक्शा था ही नहीं जी। इट वाज फर्स्ट आप लेके आए, मैंने ही, मतलब इनोवेटिव तो उस जमाने से ही इनोवेशन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा कि पापा कर लेते हैं। पापा ने कहा कि बेटा देखो खानदान है अपना और लोग कहेंगे कि यार ऑटो चला रहे हैं। मैंने कहा पापा बुरा काम तो नहीं है, कानून की हद में, और जनता के फायदे के लिए जी। तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर मैं इंदौर गया, वहाँ से ऑटो खरीदा। यार कितनी कीमत थी उस वक्त ऑटो की? उस टाइम में थी 32,000 रुपया। बड़ी बात है। 32,000 मेरे ख्याल 30 साल 25-30 साल
ज़्यादा टाइम हो गया सर, ये मैं बता रहा हूँ आपको 79 की, ओह 79 की बात है, तो मतलब 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। 45 साल पहले 45 साल आपने ऑटो लिया और वहां से आज ये पारादीप जो इंटरनेशनल आपका जो प्राइवेट लिमिटेड है, जी, आप लॉजिस्टिक्स अभी लिमिटेड हो गया सर। नाउ वी आर गोइंग ऑन IPO। आईपीओ, तो अब तो प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड हो गया। लिमिटेड हो गए। क्या बात है, कुछ शेयर वेयर दीजिए हमें भी। नहीं खालिद भाई, तो एक 32,000 के ऑटो से लगभग 500 करोड़ कंपनी का टर्नओवर मैं समझता हूँ। अभी ज़्यादा हो गया सर, करीब ग्रुप टर्नओवर हमारा 800 करोड़। 800 करोड़, 32,000 के ऑटो से लेके 800 करोड़ की यात्रा खालिद भाई, ये आसान नहीं होती। दिस इज ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये लॉजिस्टिक्स में, और फिर आप हरदा में ऑटो चलाते हुए ओमान कैसे पहुंच गए थे? मैंने जो इरादा किया ओमान की तरफ जाने का, अच्छा, क्योंकि गल्फ का नाम बहुत आगे आने लगा ना, तो उस जमाने में काम मतलब गल्फ जाना है, लोग दुबई को ड्रीम समझते समझते थे। आज भी है वैसे कई लोग के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ। मेरे कजिन थे समद खान, वो पहले से मस्कत में सेटल थे ओमान में। तो मैंने उनको ख़त लिखा, उस टाइम में तो फ़ोन नहीं होते थे, तो मैंने उनको एक लेटर लिखा। मैंने कहा यार समद मैं आना चाहता हूँ और कोई नौकरी वोकरी मिल जाएगी तो मैं कर लूँगा काम। तो उसने कहा यार तुम इंडिया में थोड़ा अच्छा ही कर रहे हो, इंडिया में रहो तो बेटर है। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर का एक एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, तजुर्बे चाहिए मुझे, तो तुम मुझे बुलाओ वीज़ा देके। तो उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ऑयल कंपनी शनफारी बोल के, अच्छा, उसमें वर्क वीज़ा दिला दिया? उसमें वर्क वीज़ा हमको दिला दिया जी। और हम पहुंच भी गए ओमान। मुंबई से सीधा मुंबई से सीधा मुंबई टू मस्कट। मुंबई टू मस्कट जी। एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट। उससे पहले डोमेस्टिक में भी नहीं बैठा था। मतलब हवाई जहाज में ही पहली बार सफ़र तय किया विदेश का। और वहाँ सर मैंने अपने ज़िंदगी के 6 साल निकाले, लॉजिस्टिक में ही मैंने काम किया। 82 से 88 तक वहाँ मैं रहा मस्कत में। और वहाँ की जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान है, जो गवर्नमेंट ऑफ ओमान की कंपनी है, तो उसमें मैंने अमेरिकन कंपनी के साथ ऑफसेट बोल के एक कंपनी थी, उसमें मैंने काम किया। और एक रिग मास्टर होता था, मतलब जिस तरह से भी आपको पेट्रोल को सर्च करने के लिए, तो मस्कत उस टाइम में इतना एडवांस नहीं था, उनके पास में भी रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। सिर्फ एक सिटी को छोड़ के बाकी और अंदर सिर्फ डेजर्ट था और कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान था। तो हमको उसी रेगिस्तान में डाल दिया। टेम्परेचर होता था 56, 57 टेम्परेचर के ऊपर में हम लोगों ने सरवाइव किया। कई दिन नहाने को पानी भी नहीं होता था। तो ऐसी जगह पे काम करने का अपना एक मज़ा भी था और एक मुझे उमंग भी होती थी, तमन्ना भी होती थी कि नहीं मुझे कुछ सीखना है, करना है। तो अमेरिकन्स के साथ में इंडियंस का तालमेल बड़ा ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग हमेशा हमको थोड़ा सा बराबर का नहीं समझते। वहाँ सीखा उन लोगों के साथ में, पहले उनको बाप बनाया कि भाई तुम ही सब कुछ हो, सिखा तो दो कम से कम। तो एटलीस्ट वहीं से एक मतलब यू कैन से कि मेरे को एडवेंचर्स का शौक था। फिर मैंने एक डेजर्ट रैली में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, यू ड्रोव? या आई ड्रोव। ओके। तो प्राडा चलाई थी उस वक्त? नहीं सर, मैंने वॉल्वो चलाया उस टाइम में। जी। अच्छा जी। तो वॉल्वो से मैंने वहाँ पर सेकंड कैटेगरी में आया डेजर्ट रैली में। अच्छा। और वहीं से फिर एक नाम पैदा हो गया और हमारे जो मिनिस्टर थे वो मुझे पहचानने लगे। या वाह। तो वहाँ से फिर एक आपकी खेल के प्रति जो रुचि है, जो एडवेंचर की रुचि है, वो आपके यूं काम आई कि आपने ओमान में अपनी पहचान। वैसे हजारों लोग रहते नहीं जानते, आपको तुरंत पहचानने लगे। जी, तुरंत जानने लगे और एक ब्रेक मिला उनसे। जी जी। आप उस रास्ते पे चले और आप पारादीप जो है उसका आपने निर्माण किया और उड़ीसा में एक कंपनी आपकी है। जी, उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, यहाँ रह के। हेड ऑफिस उड़ीसा है? हेड ऑफिस उड़ीसा है। तो आप ट्रैवल करते हैं उड़ीसा में? मैं रहते ही हूँ उड़ीसा में, लेकिन मध्य प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, तो इससे एक मोहब्बत है और वो सारी ज़िंदगी मादरे वतन है, तो उससे एक मोहब्बत है और वो मोहब्बत तो हमेशा रहेगी, क्योंकि एक कर्म भूमि होती है आपकी। और एक पारादीप एक्चुअली क्या है कि इट्स ए पोर्ट
उड़ीसा के अंदर में एक आयरलैंड टाइप है, और मेरे अंकल जो हैं वो एक शिपिंग कंपनी में डायरेक्टर हैं, अभी अभी रिज़ाइन किया उन्होंने। तो जब ये कंपनी को फॉर्म किया, कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, तो मैं मस्कत से जब आया वापस, फाइनल नहीं आया था, मैं हॉलीडेज़ में आया, तो मुझे अंकल ने पकड़ लिया, कहने लगे यार तुम वापस मत जाओ, ये करो, यस यहाँ आओ और यहाँ काम करो, हिंदुस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी है और स्कोप है, तो तुम क्यों बाहर परदेश काट रहे हो। मैंने कहा मैं सेटल्ड हो गया हूँ और अच्छा खासा कमा ले रहा हूँ, तो आप मुझे रहने दीजिए, यहाँ फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो कहने लगे नहीं तुमको आना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारे जैसे बच्चे मुझे चाहिए। तो मैंने कहा मैं कहीं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर मुझे लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ और कुछ नया कर सकूँ। तो फिर दोनों जगह विजिट करने के बाद में मैंने सिलेक्ट किया पारादीप को, जबकि पारादीप बहुत छोटा था और विशाखापट्टनम बहुत ह्यूज था। उड़ीसा बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। इन 88-89 इट वाज नथिंग इन उड़ीसा। तो वहाँ पर जंगल राज ही हुआ करता था। मैंने वही जगह को सिलेक्ट किया क्योंकि एक चैलेंज फिर से लेना था ज़िंदगी में। जब आप डेजर्ट में 57 में काम करके आए तो कोई बात नहीं, यहाँ भी करेंगे। तो करके उसको पारादीप में सेटल्ड हुआ। क्या बात है खालिद साहब, आपसे बात करके मुझे बड़ा मजा आया। मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि हमने 10 मिनट के लिए तय किया था और इतना वक्त निकल गया। और आपकी बॉडी बिल्डिंग में भी रुचि लगती है, ऐसा लगता है कि आप स्वास्थ्य का भी बड़ा ख्याल रखते हैं और समाज सेवा भी करते हैं जैसी मुझे जानकारी है, और आप पब्लिक के लिए भी इतना करते हैं। तो कोई राजनीति में जाने का इरादा तो नहीं है खालिद साहब? राजनीति तो बहुत दूर दूर तक मेरा इरादा नहीं है। हम पब्लिक के लिए भी अपना रोल अदा कर सकते हैं बगैर राजनीति में जाए हुए। तो इसीलिए हमने एक खान फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया, ये फाउंडेशन बनाया, और उससे हम लोग काफ़ी जगहों पर 3-4 स्टेट में काम करते हैं। एक मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है। तो इन जगहों पर जब भी कभी नेचुरल क्लाइमिटीज़ हैं या जैसे अभी दाना साइक्लोन आया, तो इस तरह से कई जगहों पर हम लोगों की शेल्टर होम से प्रेजेंस से लोगों को सूखा राशन देते हैं, उनको रिहेबिलिट करते हैं। तो ये सारी एक्सपर्टीज हमारे पास में CSR एक्टिविटीज में आता है। जी, और आप एक फाउंडेशन चला रहे हैं। जी फाउंडेशन चला रहे हैं। जनता की सेवा के लिए कुछ काम हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कह दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। समाज के लिए कुछ करता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। जी। आने वाली पीढ़ी को कोई एक बात कहना चाहेंगे कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो क्या किया जाए? जो पीढ़ी सुन रही है आपको, जो देख रही है। देखिए, ज़िंदगी में सफल होने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, उन पे इंसान चलता भी है और जाता भी है। बट मेरा मानना है, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ज़िंदगी के साथ में, ये जो आपने कहा ऑटो रिक्शा से लेके यहाँ तक का जो सफ़र रहा, सबसे बड़ी चीज़ मेरे साथ में रही सर मेरी ईमानदारी और मेहनत। और उससे कभी मैं पीछे नहीं हटा और सफलता मुझे मिलती गई। और युवा पीढ़ी जो नई जनरेशन हैं, इनको भी मेरा यही कहना है कि वो मेहनत करते रहें, निराश नहीं हो, फेलियर से कभी घबराएं नहीं, और सक्सेस एक ना एक दिन आपके कदम चूम लेगी। क्या बात है खालिद साहब, इस मोड़ पे हम आपसे बातचीत ख़त्म तो नहीं करना चाहते, लेकिन समय की अपनी खुद बंदिशें हैं। लेकिन जो बिल्कुल आपके पिताजी ने, आपके वालिद साहब ने आपको बचपन में ही घुट्टी में पिला दिया था, काम ऐसा करो जो कानून की हद में हो और जो समाज के लिए फ़ायदे के लिए हो। आज आप पारादीप के रूप में जो है वो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, और समाज के फ़ायदे के लिए खालिद खान फाउंडेशन जो आप चला रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे मिलकर बड़ा थैंक यू वेरी मच सर, मुझे भी आपसे मिलकर यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।